विच ऑफ द फॉलोइंग शोज पार्थेनोजेनेसिस? हनी बी, टर्की और रोटिफर्स। ये तो एनसीईआरटी की लिखी हुई लाइन है, लेफ्ट पेज नीचे से 4th लाइन। टर्की है तो आंसर हुआ सेकंड। किसने गलत किया? किसने डॉग लिखा? नहीं। मार्क द करेक्ट मैच। प्री ओवुलेटरी फेज, सॉरी पोस्ट ओवुलेटरी फेज, इट्स ऑलवेज 14 डेज। ये मैंने एक और क्वेश्चन देके भी आपको समझाया था। मेमोरी लोब्स 15 to 20 होते हैं। नॉर्मल स्पर्म काउंट 200 to 300 मिलियन पर 3 to 4 ml होता है, पर ml नहीं होता। ये किसी ने गलत किया? क्या मार्क किया? ऑल गुड। पहले वाला कैसे सही हो सकता था फिर? ओव्यूलेशन के बाद तो 28 दिन है अगले ओव्यूलेशन तक। नहीं, होने वाला था। वेरी गुड। अच्छा, ये वाला जो 200 to 300 मिलियन है, ये क्लास में स्पेशली बोला भी था और उसके बाद नीचे ब्रैकेट में एक लाइन लिखवाई थी 80 to 100 मिलियन पर ml। और तब मैं आपसे बार बार कहता था कोई भी ऐसी चीज़ यूनिट तक चेक करना, जैसे कोई नैनोमीटर में या ऑंगस्ट्रॉम में या किसी भी चीज़ में है, क्योंकि वो चीज़ें होती हैं ना, इसमें ना बाद में रिग्रेट होता है। हमें आता था इसमें था ही क्या, तो रिग्रेट बहुत बुरा होगा फिर। एंटीबॉडी विच कैन क्रॉस प्लेसेंटा इज IgG, प्रेजेंट इन कोलेस्ट्रम IgA, रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए रिस्पॉन्सिबल IgM, फर्स्ट अपीयर अगेंस्ट एन इन्फेक्शन IgM। और कभी ना ऐसा कोई एक अजीब क्वेश्चन बनाओ कि इनमें से कौन सी एंटीबॉडी सेकेंडरी रिस्पॉन्स में आती है, तो IgG मार्क कर देना। वो इसलिए क्योंकि फर्स्ट अपीयर IgM होती है और सेकेंड टाइम IgG भी तसल्ली से बन जाती है, तो उस रेस्पेक्ट में क्वेश्चन बना हुआ है कि सेकेंड रिस्पॉन्स में कौन काम करता है, जबकि वो प्राइमरी रिस्पॉन्स में भी आती है। बट क्वेश्चन की फ्रेमिंग ऐसी आई और आपको एक मार्क करना हो तो क्या मार्क करोगे? IgG मार्क करोगे। एसिडिक pH इन स्टमक, सलाइवा इन माउथ एंड टीयर, इट्स व्हाट? फिजियोलॉजिकल बैरियर। क्योंकि फिजिकल बैरियर में क्या आ जाएगा? स्किन है, म्यूकस लाइनिंग है। साइटोकाइन की लिस्ट आप जानते हो, इंटरफेरॉन सबसे मेन है, उसके अलावा हमने और बहुत सारे लिखे थे। इंटरल्यूकिन्स हैं, टिकाइनेंस हैं, TNF है, ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर। और सेलुलर बैरियर जो मोस्टली जितनी फेगोसिटिक सेल्स होती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज परमानेंट मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल? वेसेक्टोमी एंड ट्यूबेक्टोमी। मार्क द करेक्ट मैच। एलिसा इज फॉर RNA डिटेक्शन, रॉन्ग। एलिसा होता है एंटीबॉडी एंटीजन रिएक्शन के लिए। प्रोटीन भी लिखा होता तो भी एक पल को मान लेते। बायोप्सी हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज होता है, दैट्स करेक्ट। सदर्न ब्लॉटिंग DNA के लिए होता है और वेस्टर्न ब्लॉटिंग प्रोटीन के लिए होता है। आपको 3 ब्लॉटिंग रटनी है, सदर्न ब्लॉटिंग फॉर DNA, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग फॉर RNA, वेस्टर्न ब्लॉटिंग फॉर प्रोटीन। ये नहीं पता तो तीनों पॉइंट लिख लेना बच्चों। पर होपफुली मैंने जब एड्स का टॉपिक डिस्कस किया था एलिसा लास्ट में, वहाँ ये तीनों लिखवाए थे, नहीं तो बायोटेक में भी आपको मिले होंगे। इफेक्ट ऑफ LNG20, ये एक हार्मोनल IUD है, लेवेनर गेस्ट्रल। ये यूट्रस को अनफिट बनाती है इम्प्लांटेशन के लिए और ये थिकनिंग बढ़ाती है म्यूकस की, और स्पर्म को किल करना कॉपर आयंस का काम होता है। वो तो कॉपर टी का हुआ, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? A and B। आपसे गलत ना हो इसलिए मैंने A, B, C तीनों नहीं दिए थे, ठीक? नहीं तो मुझे पूरी उम्मीद थी ABC जरूर मार्क करते। अभी भी किसी ने गलत किया? 4th मार्क किया, वेरी गुड। और किसी ने B मार्क किया, 2nd मार्क किया हो? और किसी ने गलत किया है? हाँ, D तो है भी नहीं। लो और लो मजे। चलो, किस किस ने 58 का 1 मार्क किया? सोलर सिस्टम। मुझे खुद नहीं पता कब ओरिजिनेट हुआ था, तुम्हें पता है? 4.5 अर्थ था, उसके 0.5 बाद फर्स्ट लाइफ थी और सेलुलर लाइफ 2, ठीक? फर्स्ट लाइफ 4। तब ऐसे लाइन हमने लिखी थी 4.5 मिलियन ईयर एगो अर्थ था, उसके 0.5 मिलियन ईयर आफ्टर, यानी आज से 4 BY है। बी वैक्स इज नेचुरल प्रोडक्ट ऑफ हनी बी सिक्रेटेड बाय एब्डोमिनल ग्लैंड्स ऑफ वर्कर बी। किसने सलाइवरी ग्लैंड लिखा है?
लाइब्रेरी लिखा है, वेरी गुड। उसको हनी बी को खुद नहीं पता, इतनी नायाब चीज़ें उसके पास हैं जो आप लोगों को पता है। बच्चों मत करो ऐसी गलती, अभी तो हंस रहे हो गलती पे, 7 तारीख को हंसोगे नहीं। और मैं नहीं चाहता ऐसी गलती करो और फिर हंसने का मौका भी ना मिले। Coitus interruptus is one of the natural method of contraception। चलो वो छोड़ो, इसका 1 किस किसने मार्क किया है? 1 मार्क किया है, गुड। पढ़ के मार्क कर Coitus interruptus नेचुरल मेथड है कॉन्ट्रासेप्शन का, ये बात सही है, बट ये कहाँ लिखा है? इसके फेलियर का कॉज पूछा है। अगर ये पूछा होता ये इसका फेलियर है और फेलियर में फिर आर लिखा है तो बात सही थी ना। फेलियर तो पूछा ही नहीं, 2 जनरल स्टेटमेंट दिए, एक Coitus interruptus दिया है और एक प्री इजैकुलेशन एमिशन में हैव फ्यू स्पर्म, ये बात सही है, दोनों ही बात सही है, तो आंसर क्या आएगा? 2। किस किसने मार्क किया 2? चलो गुड। मतलब एक चीज मैं नोटिस करता हूं, गलती सब करते हैं, कोई 57 में करेगा तो कोई 67 में करेगा, कोई 63rd में करेगा। मतलब कसम सबने खाई है कि बेतुकी गलती सबने एक आधी तो करनी ही करनी है, रादर एक से ज़्यादा ही करनी है। और ऐसे क्वेश्चन में गलत करते हो जिसका कोई लेना देना नहीं होता। अबॉर्शन कैन बी इंड्यूस्ड बाय मिफप्रिस्टोन ड्रग, ये ठीक है, बिकॉज ये प्रोजेस्टेरॉन के एक्शन को रोकता है, और प्रोजेस्टेरॉन का एक्शन रुकेगा तो एंडोमेट्रियम स्क्रैप होगा, एंडोमेट्रियम स्क्रैप हुआ तो उसमें इम्प्लांटेड ब्लास्टुला यानी एम्ब्रियो डिटैच होगा, यानी वो मिस कैरेज करेगा, यानी अबॉर्शन करेगा। सो आंसर 1। किसी ने गलत किया? गुड। क्यों गलत किया है, क्या मार्क किया है? 2nd, वेरी गुड। बच्चों ध्यान से पढ़ने की हैबिट डाल लो, अब भी नहीं डाली तो फिर दिक्कत हो जाएगी। मार्क द फैक्टर विच डज नॉट इफेक्ट हार्डी-वीनबर्ग इक्विलिब्रियम। रैंडम मेटिंग, किस किसने म्यूटेशन मार्क किया है? कोई नहीं, इट्स रैंडम मेटिंग। बच्चों हार्डी-वीनबर्ग की डेफिनेशन यही है, इन अ रैंडमली मेटिंग पॉपुलेशन फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी अनटिल अनलेस फ्यू फैक्टर, जिसको एनसीईआरटी लिखती है 5 फैक्टर ऑपरेट्स। और मैंने क्लास में बोला था ये हार्डी-वीनबर्ग का रूल न्यूटन के लॉ के इक्वल है। एनीथिंग विल बी एट रेस्ट अनटिल अनलेस फोर्स ना लगाओ, एनीथिंग विल बी इन मोशन अनटिल अनलेस फोर्स ना लगाओ, जो इनर्शिया वाला है, यानी फर्स्ट है सेकंड है। गुड, आप लोगों को भी आती है फिजिक्स। चलो नेक्स्ट। हाँ, which of the following acts as connecting link between phylum Annelida and Arthropoda? Peripatus। नियोप्लीना किस किस के बीच में? एनालिडा और मोलस्का। नियोप्लीना खुद मोलस्क है बट सेगमेंटेड बॉडी है, और जबकि मोलस्का का रूल है अनसेगमेंटेड सॉफ्ट बॉडी को मोलस्का कहते हैं। Which one of the following is the most important factor in speciation? इसमें जरूर थोड़ा सा टाइम लगा होगा सोचने में, बट प्रायोरिटी हमेशा किसको दोगे? रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन को, क्योंकि बच्चों रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन में इकोलॉजिकल कवर हो जाता है, उसमें ही सीजनल वेरिएशन कवर हो जाती हैं, एक उसके अंदर जियोग्राफिकल कवर होता है। हाँ होता है, क्योंकि प्री मेटिंग रिप्रोडक्टिव आइसोलेटिंग बैरियर में जियोग्राफिकल भी आता है। तो रिप्रोडक्टिव आइसोलेटिंग बैरियर तो ब्रॉड टर्म हो गई ना, जो सबको कवर कर रही है, तो आप किसी एक को पिक नहीं कर सकते थे। क्लियर हो रहा है? किस किसने गलत किया है? क्या मार्क किया है? क्यों बच्चों? जियोग्राफिकल तो वैसे भी लीस्ट है, एलोपेट्रिक ही तो करा रहा है, सिम्पैट्रिक में तो बहुत सारे फैक्टर इन्वॉल्व है कराने के लिए। जितने ये पेपर में क्वेश्चन है बच्चों जो गलत कर रहे हो मार्क कर लो, इन टाइप के या इनके आसपास के टाइप के कंसेप्ट पे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। इन कंसेप्ट पे क्वेश्चन आते हैं और इनमें हम ये वाली गलतियां करते हैं। जो पिछले आपके कहीं गलत हुए ना, सारे पेपर उठा के गलत वाले क्वेश्चन जरूर देख के जाना, क्योंकि डेफिनेटली आपने अगर डिस्कशन अटेंड किया है तो उसमें मार्क भी किया होगा क्या गलत किया है, और उस पर उसका रीज़न भी लिखा होगा। बच्चों रिकॉल होगा, क्योंकि मोरलेस आपकी मिस्टेक घूम फिर के एक ही टाइप की चल रही हैं। तो माइंड में टॉपिक रिवाइज नहीं, मिस्टेक रिवाइज करके जाना, उससे फ़ायदा होगा। टॉपिक तो 2 साल में जो पढ़ना था, 1 साल में जो पढ़ना था, वो आप लोगों ने पढ़ लिया। टॉपिक अब रिवाइज होने का टाइम नहीं है, अब मिस्टेक नलीफाई करने का टाइम है। 0 नहीं आएंगी चलेंगी, बट इतनी सारी होंगी वो थोड़ा सा गलत होगा।
ये आउट ऑफ एनसीईआरटी स्टेटमेंट है, पर ये मैंने आपको कॉपी में लिखवाई हुई है। पूटर, जैकोबिन एंड फैनटेल पिजन, ये सब रॉक पिजन से डेवलप किए गए थे और ये ह्यूमन एफर्ट है, और ह्यूमन एफर्ट हमेशा आर्टिफिशियल सिलेक्शन माना जाता है। इसके गलत होने के चांसेस 66 का हो सकता है किसी ने फर्स्ट मार्क किया हो, किया ना मार्क? यहाँ NH2 ग्रुप है, एन टर्मिनल, यही तो पैराटॉप है, ये भी पैराटॉप है, तो एक चेन इन्वॉल्व है, दोनों इन्वॉल्व है, लाइट और हैवी बोथ। किस किसने गलत किया? यहाँ डिप्रेशन बनाया ना, यहाँ भी होता है, यहाँ एंटीजन बाइंड होती है। पैराटॉप गलत किया है क्या? हाँ चलो, तभी तो एक्सप्लेनेशन है। पैराटॉप हमेशा बच्चों दोनों चेन पे होगा, लाइट पे भी और हैवी पे भी, और ये वाला टर्मिनल कार्बोक्सिलिक होगा। मैंने क्लास में ऐसे सर्कल करके यहां पे लिखा होगा, ठीक। नेक्स्ट, इंटरफेरॉन्स कैन सप्रेस growth of tumor, means can retard growth of tumor or destroy tumor, or can retard growth of virus. The answer is fourth, both 2 and 3. Which of the following is not applicable to progesterone? Helps in maintaining pregnancy, ये बात तो ठीक है। Fall in level triggers menstruation, this is also true, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन कम जाएगा तो एंडोमेट्रियम मेंटेन नहीं रहेगी, स्क्रैप आउट होगी। डोमिनेंट इन प्रोलिफरेटिव फेज, लुटियल फेज में डोमिनेंट होता है। मेजर सोर्स ग्लैंड इज कॉर्पस लुटियम। किसी को डाउट इसमें, या इसमें भी किसी ने गलत किया हो? उसमें एस्ट्रोजन डोमिनेट करता है, प्रोजेस्टेरोन कभी नहीं करता बेटा। वहाँ पे प्रोजेस्टेरोन तो आता ही ल्यूटिनाइजेशन के बाद है, जब LH उसका चेंज इन एंडोक्राइन एक्टिविटी करता है। FSH भी है और एस्ट्रोजन भी है, बट डोमिनेटिंग हमेशा एस्ट्रोजन होगा, क्योंकि FSH की उतनी बड़ी पीक नहीं आती जितनी बड़ी पीक एस्ट्रोजन की आती है। इसको भी किसी ने गड़बड़ किया हो? है कोई जिसने गलत किया हो? क्या मार्क किया? तो थर्ड ही तो आंसर है। चल सही किया ना, ठीक है। Maintenance or regression of corpus luteum in normal healthy women is under the influence of, पक्का? और कहां से आता है? एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से। किसी ने प्रोजेस्टेरोन मार्क किया हो? वेरी गुड। क्या सोच के मार्क किया है? प्रोजेस्टेरोन इसको मेंटेन करता है या ये प्रोजेस्टेरोन देता है? ये प्रोजेस्टेरोन देता है। नहीं, ऐसी गलतियां होने का रीज़न ढूंढो बच्चों, कि पेपर में घबराते हो या थक चुके होते हो पेपर पढ़ते पढ़ते। कई बार होता है ना, हम ना समझ नहीं पा रहे, हम ऐसे ऐसे पढ़ते हैं, बार बार वही लाइन बार बार पढ़ रहे हैं और वो दिमाग में घुस नहीं रही। कभी ऐसा हो ना, ऐसा होगा, बीच बीच में होगा, तो आधा मिनट रिलैक्स करना अपने आप को बच्चों। आधे मिनट में आपका नुकसान नहीं होगा, गलत करने पर नुकसान ज़रूर होगा। कभी ऐसा हो, दिमाग हर 20-25 क्वेश्चन के बाद थोड़ा सा सेचुरेट होगा, डर से सेचुरेट होगा, वहाँ तो और जल्दी होगा। तो रिलैक्स करना, जब भी ऐसा लगे ना मैं पढ़ नहीं पा रहा, ऑल इज वेल होता है ना, ऑल इज वेल नहीं, ऑल इज वेल, तो करके देखना, काम आएगा। गलत करने से लाख गुना बेटर है एक क्वेश्चन छूट जाए और जो कर रहे हो वो सही हो जाए बच्चों। नहीं तो वो तो छूटेगा या वो भी गलत होगा। तो अपनी जेब से नंबर दे के मत आओ ना, और आती हुई चीज़ों में मत करो ऐसा। मुझे नहीं लगता अब तक ऐसा कोई क्वेश्चन है बच्चों डिस्कस करने के बाद किसी को ऐसा लगा हो कि उसको नहीं आता था। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है। कोई क्रैमिंग इशू रह गया हो तो समझ में आ सकता है, भाई आपने उसको ठीक से रटा नहीं था। अदरवाइज इतने पेपर दे चुके हो, इतने DPT और RTS दे चुके हो कि यहाँ तक तो आपको ये चीज़ें सब पता हैं। अगर गलती कर रहे हो तो वो पढ़ने की जल्दबाजी का ब्लंडर है, उसको सुधार लो बच्चों, अब वो टाइम नहीं बचा है। नेक्स्ट कितने गया? 70th। Select the statement that is not correct regarding HCG.
It's not essential for maintaining corpus luteum. Actually, it is essential for maintaining the corpus luteum. 70th तक किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट या किसी स्टेटमेंट में कोई डाउट बच्चों? जेनेटिक ड्रिफ्ट का दूसरा नाम होता है सीवल राइट इफेक्ट. ये तो लिखवाया होगा. लिखवाया होगा. बेटा कह रहा है मेंटेनेंस और रिग्रेशन ऑफ कॉर्पस लुटियम. कॉर्पस लुटियम को मेंटेन कौन करता है? एलएच. एलएच नहीं हुआ तो रीजनरेट भी होगा. दोनों ही काम किससे हो रहे हैं? एलएच से. जब वो मेंटेन होता है तो फिर आता कौन है? प्रोजेस्टेरॉन. तो प्रोजेस्टेरॉन कॉर्पस को मेंटेन कर रहा है या कॉर्पस एलएच से मेंटेन होकर प्रोजेस्टेरॉन दे रहा है? कॉर्पस एलएच से मेंटेन होके प्रोजेस्टेरॉन दे रहा है. वहां पे एलएच नहीं ना, एचसीजी है. आपको याद हो प्रोजेस्टेरॉन एलएच को सप्रेस करता है, राइट? याद है 14 डेज की कहानी सुनाई थी. 14 डेज बचे हैं कॉर्पस लुटियम को डीजनरेट होने के लिए. मान लो ये ऊ साइकिल है, ऊजेनेसिस वाली. ये 14 डे यहाँ पे मेंसेस स्टार्ट होगा. ओवा अपने रिलीज के फर्स्ट डे बेस्ट फर्टिलिटी शो करता है, यानी वो कौन से डे फर्टिलाइज हो गया? 15th. उसके बाद 7वें दिन, फर्टिलाइजेशन के 7वें दिन वो जाके इम्प्लांट होता है. तो 7 और 8 दिन कम हो चुके हैं. 14 डेज बचे थे. कितने दिन बचे हैं? अब जैसे इम्प्लांट होगा ट्रोफोडर्म से एचसीजी आना स्टार्ट होगा. कोरियोनिक विलाई. एचसीजी आएगा और एचसीजी विल टेक ओवर द रोल ऑफ एलएच. प्रोजेस्टेरॉन एलएच को डाउन करा रहा है, चलेगा. तब मैंने कुछ ऐसी कहानी सुनाई थी. एचसीजी आता है और एलएच से पूछता है क्या हाल चाल है, तो बोलता है बहुत बुरे हाल हैं, ये मेरी मार पिटाई कर रहा है, 6 दिन बाद मैं मर जाऊंगा. 6 दिन बाद एलएच मरेगा तो कॉर्पस भी टूटेगा, प्रोजेस्टेरॉन भी डाउन जाएगा, एंडोमेट्रियम स्क्रैप होगा और मिसकैरेज होगा. तब एचसीजी बोलता है ऐसा नहीं होगा, अब तुम्हारा फंक्शन मैं टेक ओवर करूंगा. मतलब कॉर्पस लुटियम का मालिक बदल गया. पहले कौन था? एलएच. अब कौन है? एचसीजी. और वो थ्रू आउट प्रेगनेंसी मेंटेन करेगा. कुछ बुक्स में ये मेंशन है कि फीमेल, ह्यूमन फीमेल में कॉर्पस लुटियम प्रेगनेंसी के 3 मंथ मेंटेन रहता है. नहीं, 3 मंथ मैंडेटरी मेंटेनेंस है, वो रहना है. ऑल्दो कॉर्पस लुटियम थ्रू आउट प्रेगनेंसी मेंटेन रहता है. ये बात एनसीईआरटी खुद प्रूव करती है ये लिख के कि ओवरी से पार्चुरेशन के टाइम में रिलैक्सिन आता है, और वो जो रिलैक्सिन ओवरी के कॉर्पस लुटियम से आता है. तो इसका मतलब कॉर्पस लुटियम थ्रू आउट प्रेगनेंसी रिटेन्ड है. और याद रखना रिलैक्सिन 2 जगह से आता है, प्लेसेंटा से भी, ओवरी से भी. ठीक. और एनसीईआरटी ने लिखा है रिलैक्सिन ऑल्सो रिलीजेस फ्रॉम ओवरी. अभी ऑल्सो का मतलब ओवरी के बाकी हार्मोन के साथ ऑल्सो लगाया है या किसी दूसरे सोर्स के लिए ऑल्सो लगाया है, ये मुझे नहीं पता. बट आपको प्रायोरिटी देनी है ओवरी को, क्योंकि एनसीईआरटी ने कहीं प्लेसेंटा से रिलैक्सिन नहीं लिखा है. एज पर माई नॉलेज कहीं नहीं लिखा है. ऑल्दो ऐसा ऑप्शन नहीं आएगा, आएंगे तो बोथ आएंगे. इस कंसेप्ट में स्टिल कोई डाउट है तो बताओ, किसी को कोई कंफ्यूजन? क्वेश्चन 71. ये तो सिंपल है. वॉसा इफ्रेंशिया लैक इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम. गैम्ब्यूसिया से क्या मिलता है? मलेरिया से छुटकारा. मलेरिया से छुटकारा. बॉम्बेक्स मराई से सिल्क. एपिस से हनी. रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. म्यूल इज डेवलप्ड इन इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन. सेकंड, करेक्ट. कोई भी जब ग्रुप में बाहर आता है उसे स्वार्मिंग कहते हैं, कि इंग्लिश टर्म है. थर्ड. फोर्थ. फिफ्थ. किसने तो सही किया होगा? किया है ना? गुड. 6 to 8 ओवा कलेक्ट होते हैं या 6 to 8 सेल स्टेज पे कलेक्ट होता है? 8 to 32 सेल स्टेज पे कलेक्ट होता है. मैं आपको हर बार कह रहा हूं बच्चों एक चीज, जहां भी आपको कहीं किसी चैप्टर में किसी रिलेटेड टॉपिक में 2 चीजें एक जैसी मिलती हैं, एक 6 to 8 रटना है, एक 8 to 32 रटना है, तो कोई एक पे ध्यान दे दो, दूसरा अपने आप गलती होने से बच जाएगा. ये बात मैंने आपको एक बार नहीं कई बार बोली है. चलिए गुड. 74. और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि गलती इसलिए नहीं हुई पेपर टफ है, गलतियां इसलिए हुई कि हाई फुल सिलेबस था, 12th पूरा आ रहा था, उसी टेंशन में गलत करके आए हो. यही होगा बच्चों, ऐसा कुछ भी नहीं है. ध्यान से आप जाके पेपर को एनालाइज करके देखना, रिलैक्स होके, बजाय अपने आप को कर्ज करने के.
खुद को कर्स मत करना, रिलैक्स होकर रियलाइज करना और ध्यान देना इस बात पे, मुझे फुल सिलेबस आना है। अभी तक क्या था, पार्ट सिलेबस आता है, उन्हीं 2 या 3 चैप्टर में से 50 क्वेश्चन आने हैं, तो प्रोबेबिलिटी बहुत सारे आते होंगे इसकी ज़्यादा है। अब फुल सिलेबस में से आना है तो पर चैप्टर कोई एक दिख रहा होगा और वही आ गया जो नहीं आता तो फिर ज़्यादा टेंशन में आ जाओगे ना। तो ऐसा नहीं करना, रिलैक्स होकर सोचना, चीज़ें आपको आती हैं। गैस्ट्रोला स्टेज होती तो सर्जिकल होता, ब्लास्टोला से पहले पहले नॉन सर्जिकल होता है, यानी मोरूला है, ठीक। और 8 to 32 कैटल्स के लिए अलग कहानी है, ह्यूमन के लिए अलग कहानी है। ह्यूमन के लिए 32 पे मोरूला नहीं है, वो तो बहुत पहले था, 8 से 16 था, ये कैटल है। ह्यूमन और कैटल में थोड़ा सा फर्क होता है, स्पीशीज भी अलग है, दिखते भी अलग हैं। मैंने आपको बताया था 2 वे से आप मान सकते हो, एनसीईआरटी में एक्सप्लेन नहीं किया, या तो आपने पेट्री प्लेट से कलेक्ट किया है या कलेक्ट तो फीमेल के अंदर से ही किया बट इम्प्लांट होने से पहले। सर्विक्स डायलेशन से लेप्रोस्कोपिकली कलेक्ट कर सकते हो, अगर इम्प्लांट हो गया तो चलिए। In spermatogenesis, a primary spermatocyte produces 4 similar sperm, while in oogenesis, a primary oocyte forms 1 large ovoman, 2 to 3 polar bodies. जबकि एग्जैक्ट होना चाहिए 1 ova and 1 polar body, but as per option, the best answer is 4th. क्योंकि ह्यूमन में एक पोलर बॉडी जो पहली बनी थी वो डेड हो गई, फाइनली नेक्स्ट जो बनती है फिर एक ही और आती है, और कुछ नहीं आता है उसमें। बट इसमें और कोई ऑप्शन बन सकता है? किसी और ने गलत किया, मतलब किसी ने गलत किया ये? एक पहले वाली, वो बाकी 2 और, क्योंकि मियोसिस में एक्सपेक्टेड कितनी सेल है, ये उस रिजल्ट से सोचा है ना। मैं तो आपको कहा बच्चों, कई बार क्वेश्चन में फ्लेक्सिबल होना पड़ता है। गलत क्यों किया? तो फिर गलत क्यों किया? 2 ओवा कहाँ से आ गए? 2 ओवा कहाँ से आ गए? और 4 सिमिलर ओवा कहाँ से आ जाएंगे? तो बाकी में क्या, अच्छा मार्क क्या किया है? वेरी गुड, 50-50 बंटवारा, 2 ओवा 2 पोलर बॉडी। जब नीचे वाले में डाउट था 2 पोलर बॉडी कहाँ से आई, तो थर्ड वाले में कैसे आ गई? सारी करेक्ट है उस हिसाब से, तो जैसे आप सोच रहे हो। थिंक अबाउट मियोसिस, 4 सेल बनती हैं, बट मैं फिर कह रहा हूँ बच्चों, ह्यूमन के लिए आंसर बेस्ट फाइनल 1 ओवा 1 पोलर बॉडी। डिजीज विच इज ट्रांसमिटेड बाय ब्लड ट्रांसफ्यूजन, विच या आर, इट्स ऑल, क्योंकि ये सारी की सारी एसटीडीज हैं, और जो एसटीडीज होती है वो कंटामिनेटेड ब्लड से और सिरिंज से ट्रांसफर होती हैं। प्रिवेंशन ऑफ एसटीडीज पॉसिबल बाय, इट्स ऑलवेज बाय यूज ऑफ कॉन्डोम्स, क्योंकि जो ये फिजिकल बैरियर हैं, डायफ्राम एटसेट्रा, दे कांट प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ एसटीडी, बट फेमिडॉम एंड द मेल कॉन्डोम्स दे कैन प्रिवेंट। और आईयूडी से प्रिवेंट नहीं होगा, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल से प्रिवेंट नहीं होगा। है कोई ऑल मार्क करने वाला? पिक द एग्जाम्पल ऑफ इंटरस्पेसिफिक ब्रीड। ऑल किसे मार्क किया पहले बताओ? करन स्विस और करन फ्राइज क्रॉस ब्रीड्स हैं, इंटरस्पेसिफिक ब्रीड्स नहीं हैं। यहाँ पे सिर्फ म्यूल है, और आपको 2 ही रटने थे, म्यूल और हिन्नी, तीसरा को रटना ही नहीं है। ज़्यादा हो तो जब म्यूल और हिन्नी बताता था तो बच्चे क्रॉस क्वेश्चन में फिर लाइगर और टाइगॉन को भी ले आते हैं, वो भी ठीक है, वो भी गलत नहीं है। बट करन स्विस, करन फ्राइज, हिजारडेल, ये सब तो क्रॉस ब्रीड्स है ना। 78, ये तो सिंपल है। 79, अ कपल हैविंग डिफिकल्टी इन कंसीविंग, बोलो, इट्स GIFT। सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। प्रोकंसल अरोज इन ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया, ये स्टेटमेंट किसके लिए हो सकती है? नेएंडरथैल्स के लिए। प्रोकंसल कौन थे? ड्रायोपिथेकस,
ड्रायपिथिकस अफ्रीका में रहे होंगे ना? नहीं, प्रोग्नेथस से वर्ड थोड़ा है, ड्रायपिथिकस का दूसरा नाम ही प्रोकंसल है। अब वैसे तो ना हर नाम जिसके आगे प्रो लगा वो वहीं से आया, प्रोग्नेथस ही है, प्रोजेस्ट्रॉन। जिनका सबसे पहले प्रोग्नेथस माउथ था उनमें आया होगा, ऐसा तो नहीं होगा ना? चलो गुड। इन द व्यू ऑफ द बिलो टू स्टेटमेंट विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट? Natural selection is the outcome of differences in the survival and reproduction among individuals that shows variation in trait. ये तो सही है. Adaptive forms of a given trait become more common and less adaptive ones become less common or disappear. क्यों नहीं होगा? आप लोगों ने मेरी बात कभी नहीं सुनी, कभी नहीं सुनी। डार्विन की थ्योरी में कहा था डार्विन के अकॉर्डिंग वाइप्ड आउट नहीं होगा। ये कब कहा था वाइप्ड आउट नहीं होगा? साथ में ये बात भी हुई थी चीजें तो एक्सटिंक्ट होती हैं दुनिया में। कब कहा था? डार्विन के बाहर की थ्योरी के लिए भी एप्लीकेबल है। साफ साफ ये लाइन डार्विन में लिखवाई थी और ये लाइन क्लास में बोली भी थी, एज पर डार्विन डू नॉट वाइप्ड आउट और अटेन जीरो। बट ये मत मानना कि चीजें एक्सटिंक्ट नहीं होती। अगर ऐसा होता तो डार्विन का लॉ होता कुछ चीजों में, थ्योरी नहीं होती है। आई समझ? कोई डाउट किसी को? तो आंसर क्या होगा? सेकंड। मेरी ये बात याद रहती है मैंने क्या कही थी, ये याद नहीं रख सकते किस कंटेक्स्ट में कही थी और किस थ्योरी में कही थी। करेक्ट स्टेटमेंट फॉर मॉर्फिन इज इट्स फोर्थ। किसी ने थर्ड मार्क किया है? गुड। ये किसके लिए होती है? कैनाबिनॉइड्स के लिए। और कैनाबिनॉइड में भी अगर जब सीएनएस आएगा बच्चों तो सिर्फ क्या? ब्रेन। कैनाबिनॉइड में सिर्फ सीएनएस आए तो सीएनएस में बच्चों सिर्फ ब्रेन, उसमें स्पाइनल कॉर्ड भी मार्क मत करना, ब्रेन ओनली। फोर लिम्स ऑफ कैट, लिजर्ड, इट्स व्हाट? होमोलोगस। थोड़ा सा डाउटफुल रहा होगा क्योंकि इसमें लिजर्ड आया है, ठीक। बट क्योंकि मैंने आपसे कहा था वर्टिब्रेट नियर बाई को आप कहीं ना कहीं कंसीडर कर लेना। और वैसे नोटिस करो बैट और कैट तो आ ही चुके हैं ना बीच में। वेल भी है बीच में, दिखाई नहीं दिया, चली गई होगी इधर उधर। चलो, द टर्म हेल्थ इज डिफाइंड इन मैनी वेज, इट्स थर्ड। ये तो एनसीईआरटी की लाइन है। रिफ्लेक्शन ऑफ अ स्माइलिंग फेस। बच्चों कभी कभी कुछ लोगों को सब कुछ समझ में आता है इससे स्माइल कर रहे होते हैं, कुछ लोग कुछ पल्ले नहीं पड़ता इससे स्माइल कर रहे होते हैं। जिसको कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा और स्माइल कर रहा है तो मेंटली नॉर्मल कहाँ है वो? पीपल रिकवरिंग फ्रॉम लॉन्ग इलनेस, ये थोड़ा सा बॉटनी में कहीं कुछ पढ़ा होगा, उससे सोचना था। राइट। स्पाइरुलिना क्या बोलते हो? सिंगल सेल प्रोटीन। चलिए, मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इट्स फर्स्ट। बाकी किसी स्टेटमेंट में डाउट? बेटा अगर नहीं पता तो रट लेना, अब वो टाइम नहीं है, बट इतना रटना, फेलोपियन ट्यूब, यूट्रस, सर्विक्स एंड वेजाइनल डक्ट, ये चार एसेसरी डक्ट हैं। इनमें से पहली तीनों ग्लैंडुलर है। फेलोपियन ट्यूब ग्लैंडुलर है, यूट्रस ग्लैंडुलर है, सर्विक्स ग्लैंडुलर है, वेजाइनल डक्ट नॉन ग्लैंडुलर है। ये लाइन मैंने स्पेशली मेंशन कराई थी, स्पेसिफाई कराई थी ये लाइन क्लास में। और मैंने ये भी कहा था वेजाइनल डक्ट में मैं ये नहीं कह रहा सिक्रीशंस नहीं हैं, उसके अपने सिक्रीशंस नहीं हैं। इसमें पहली लाइन ने आपको आंसर दे दिया था। इंक्यूबेशन फ्रॉम फ्यू मंथ्स टू ईयर्स, देन इट्स अ केस ऑफ एसटीडी, देन मटेरियल सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, इट्स एड्स, यानी ये सारे इंडिकेशन एचआईवी के हैं। अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, इट्स फर्स्ट। नहीं, सारे सही हैं। एनसीईआरटी उठा के सबके क्रोमोसोम नंबर पढ़ लेना, आपको पता चल जाएगा। अभी मेरे से नहीं पूछना, मैंने तो वहां से देख के क्वेश्चन बना दिया था, बस मुझे याद थोड़ा है। 89
Emergency IUDs should be used within 72 hours of unprotected sexual intercourse. ये बात सही है, चाहे IUD हो या पिल्स हो, they should be used within 72 hours. और ये मैंने आपको IUD के बाद में भी लिखवाया था. और एक और चीज़ रिकॉल करा दूं, फिर गड़बड़ मत करके आना. कॉन्ट्रासेप्टिव IUDs में दोनों यूज होती हैं, हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव IUDs भी जिसको बोलते हैं, और कॉपर IUDs भी. दोनों में से एक बेस्ट पूछें, आंसर बोथ है, दोनों में एक बेस्ट पूछे तो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव IUD में बेस्ट पूछे तो कॉपर वाली मार्क करके आना. IUD की बात कर रहा हूं, पिल की नहीं, क्योंकि कॉपर वाली कोई पिल नहीं आती है. कहीं दिमाग वहां भी लगा लो और कुछ भी सोच आज के आंसर कराओ. 89 फोर्थ में क्या गलत है? प्लांट्स है. कोई है जिसने इसको भी गड़बड़ किया हो? किया है गलत? किया नहीं इसलिए क्योंकि जिसमें बड़ी स्टेटमेंट दिखते हैं ना उसको छोड़ के आगे बढ़ जाते हो 15 में से ऑप्शन ढूंढने के लिए, और आगे जाके फिर फंस जाते हो छोटे वाले क्वेश्चन में ही. चलो जैसे इसमें फंसे होगे 90 में. द जेनेटिक एक्सचेंज अकर्स बिटवीन द टू डिफरेंट पॉपुलेशन ऑफ टू डिफरेंट स्पीशीज. बच्चों जब दो डिफरेंट स्पीशीज है तो हर टाइप के रिप्रोडक्टिव बैरियर से आने वाली प्रॉब्लम सामने आएगी ना. तो आंसर क्या आएगा? ऑल. किसी ने तो मार्क किया होगा सेकंड. वेरी गुड. और थर्ड नहीं, समझ में आ गई बात? पक्का? क्योंकि आपने सिर्फ क्या सोचा है, दो डिफरेंट स्पीशीज, और दिमाग में म्यूल और हिडनी को लाए हो. चलो गुड. F2 स्टेरिलिटी. 91. अब तो डायग्राम ये सही है ना? मॉर्फिन एंड कैनाबिनॉइड्स. टैब इज अ वैक्सीन फॉर टाइफॉइड या सेकंड वाला? सेकंड वाले के लिए क्या होती है? DPT. कोई है जिसने सेकंड मार्क किया हो? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. मतलब ऐसी ऐसी मिस्टेक करोगे. फाइंड आउट द करेक्ट मैच. पता है आप लोग अपने लिए क्या कर रहे हो? ऐसी अजीब जैसी मिस्टेक कर रहे हो जिससे ये ना डिसीजन नहीं ले पा रहे हो कौन से चैप्टर को रिवाइज कर लें. क्योंकि आपने सब में किसी ना किसी में ब्लंडर मारी है, फिर लगेगा सारे रिवाइज कर ले, सारे रिवाइज होंगे नहीं. कोई एक पर्टिकुलर पैटर्न होता है ना कि ये वाली गलती हुई है, चलो हाँ ये रटने वाला टॉपिक वीक रह गया था, इसको एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं. तो आपने वो हालात छोड़े नहीं है कि कहीं भी कुछ भी गलत कर रखा है. चलो 93 का सेकंड हो गया. 94 क्या पूछा है? करेक्ट. फर्स्ट तो करेक्ट है, सेकंड पक्का? हाँ 6 मंथ्स. थर्ड ठीक है, ओके. फोर्थ में क्या गलत है? 72 आवर्स. चलिए आंसर हो गया 1. 95. विच लेयर ऑफ यूट्रस? एंडोमेट्रियम. इसमें भी कोई ऑल वाला हो? है कोई? हाँ नॉर्मली ऐसा दिमाग में रहता है ना कि ऑल दिखा तो ऑल ही मार्क कर दो. Calculate frequency of recessive allele if the number of heterozygous plant is 48 out of 100. Either 1 और 2 यानी 0.4 और 0.6. किसी ने रिसेसिव छोड़ के भी छोटी वैल्यू मार्क करनी है, 1 मार्क किया हो, खाली 0.4 है कोई? क्योंकि ये 2PQ से आ जाएगा. 2PQ 2 इंटू 0.6 इंटू 0.4, ये बदल दो, आंसर तो वही रहेगा. बट एक और क्वेश्चन कराया था 2PQ में गलत करवाने वाला, 2 इंटू 0.8 इंटू 0.3, पर वो 0.8 और 0.3 का सम 1 से ऊपर चला जाएगा तो वो वैलिड नहीं होगी. तो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा P प्लस Q शुड बी 1. पहला ये देखना, उससे ऊपर नहीं, उसके बाद आगे की कहानी पे हाँ करना. विच इज नॉट अ वाटर बॉर्न डिजीज? एस्थमा. द प्लांट ऑन विच ह्यूगो डी ग्रीज बेस्ड हिज एवोल्यूशन थ्योरी, इट्स व्हाट? Oenthera lamakiana. It's evening primrose. Which of the following statement is regarding incorrect for syphilis? Right. अच्छा एक और चीज़ याद रखना बच्चों, शायद हमने बात भी की थी, ये एक स्पेशल क्वेश्चन है. All viruses can cross placenta and one pathogen which comes under bacterial disease can also cross placenta. It's syphilis का pathogen. Pathogen of syphilis can also cross placenta.
Which one of the following scientists' name is correctly matched with the theory? It's Weizmann. मेंडल के आगे पैनजेनेसिस गलत है, ये डार्विन की है. पाश्चर के आगे ये किसकी है? इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर लेमार्क. और नेचुरल सिलेक्शन डार्विन. राइट. तो अब बच्चों कुछ नहीं करना, अब आपका फुल सिलेबस है. पहला ये फेथ कि आपने चीज़ें पढ़ रखी हैं, उस कॉन्फिडेंस से आना. दूसरा, जल्दी जल्दी क्वेश्चन मत पढ़ना, कूलली आराम से क्वेश्चन को फिंगर लगा के, जैसे मैं कहता हूँ वैसे स्टेटमेंट पढ़ना. नॉट एटसेट्रा एक्सेप्ट जो आता है उसको हाथ के हाथ सर्कल करके ध्यान रखना, और दिमाग में ऑप्शन पढ़ते हुए ध्यान रखना. नॉट पूछा, नॉट पूछा, नॉट पूछा, एक्सेप्शन पूछा, ये माइंड में रख के सॉल्व करना. जो गलतियाँ लीस्ट हो जाएंगी. मैंने नहीं नोटिस किया इस पेपर में ऐसे आपने कोई मेजर गलती की हो. गलतियाँ बहुत की हैं, बट कोई मेजर ऐसी गलती की हो जो नहीं पता थी. पता चलने के बाद रिग्रेट वाली गलतियाँ ज़रूर हैं कि मेरे से ये गलत हुआ है. ऐसा कोई स्पेशल कुछ भी नहीं था. फुल सिलेबस में ऐसा कोई स्पेशल नहीं आएगा. जनरल आएंगे. मच बेटर है अगर आप पूरा नहीं पढ़ पा रहे हो, सारे भी नहीं कर पाओगे, अगर पिछले सारे आप पार्ट वाइज वाले पेपर भी रिवाइज कर लोगे, उससे भी फ़ायदा हो जाएगा. अपना वाला करना, अपना वाला कर लो, नहीं तो जो कॉरेस्पॉन्डिंग बैच का मिला होगा उसका कर लो, उसका कर लो बच्चों. अपनी वाले की तो आप गलतियां मार्क कर चुके हो, उस वाले की और कर लो. एटलीस्ट बायो में तो ये कर लो पैटर्न. फिजिक्स केमिस्ट्री में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री में लैंग्वेज क्वेश्चन कम है. बायो में लैंग्वेज क्वेश्चन ज़्यादा है ना, वहाँ तो आपको कंसेप्ट आता है या नहीं आता है. केमिस्ट्री की इनऑर्गेनिक में ऐसा कर सकते हो, क्योंकि वो भी क्रैमिंग है और लैंग्वेज है, तो उनके पेपर तो ऐसा कर सकते हो ना, तो वो पेपर ऐसे कर लो. या आपने कोई और ऐसा अडॉप्ट मेथड अडॉप्ट किया हुआ है, आपके पास कोई और पेपर हैं, आप उनसे रिवाइज करो, कुछ तो करो. बट अब क्वेश्चन प्रैक्टिस से अपनी गलतियां सुधारने की कोशिश करो. थ्योरी आप पढ़ चुके हो जो पढ़ चुके हो, और ये आपको सबको दिमाग में है कि कौन कौन से चैप्टर आपके ऐसे वीक हैं जिनमें आप थोड़ा सा डरते हो. उनमें से डिटेल हटा के ना थोड़ा एनसीईआरटी के कंसाइज लेवल पे ले आओ. भाई इतने मेन पॉइंट तो रटने हैं, इससे बाहर की प्रोबेबिलिटी लीस्ट है, एनसीईआरटी वालों में से तो मोस्ट है ना. तो आपके लिए वहाँ प्रोबेबल ऑप्शन मिलने का चांस जो आप पढ़ के आए हो वो ज़्यादा हो जाएगा. हम क्या करते हैं कई बार ना, ये तो एनसीईआरटी का हल्का सा है, हम वो मेजर वाली पढ़ते हैं, उनमें से कुछ आता नहीं, इधर से कुछ आ जाता है जिसको हमने रिवाइज नहीं किया. थोड़ा सा अपने में कॉन्फिडेंस रखना, अपने किसी में कमी नहीं है बच्चों, सब पढ़ते हो, और सबने पीछे आरटीएस में या बाकी चीज़ों में रिजल्ट भी दिए हैं. अप डाउन भी रहे होगे बट रिजल्ट भी दिए हैं. तो इतना सा ध्यान रखना, पेपर ऐसे ही सॉल्व करना, और पीछे थ्योरी वाले जितने पेपर हैं बायो के जो आपको पैरेलल बैच के मिले वो भी सॉल्व कर लो अगर टाइम मिलता है तो. नहीं तो आप जो डिसाइड कर चुके हो फिर उस पर प्रोसीड करो. कर सकते हो अगर समझ में आती है तो कर लो, और नहीं तो फिजियो वैसे भी याद रहती है, फिजियो याद रहती है. दो चैप्टर में कोई दिक्कत आती है, ब्लड में और डाइजेशन में, याद रखने में. जिसमें ऐसा डाउट है पहले उसको पढ़ लो, और मेरे हिसाब से 3 चैप्टर बहुत अच्छे से करना जिनमें आप हमेशा क्वेश्चन में गड़बड़ करोगे. डाइजेशन, एक्सक्रीशन और एंडोक्राइन. एंडोक्राइन कोरिलेट होता है केमिकल कोऑर्डिनेशन, और एक्सक्रीशन में हमेशा हम छोटी छोटी गलतियां करके आते हैं. सिक्रीशन वाले में, एब्जॉर्प्शन रीएब्जॉर्प्शन वाले में, उसको एक बार एनसीईआरटी थॉरोली पढ़ लेना. और मैंने वैसे वाले क्वेश्चन आपको प्रीवियस पेपर्स में भी दिए थे जिनमें से गलती होती है. और डाइजेशन में एंजाइम की लिस्ट में, और लास्ट में ना डाइजेशन के जो लास्ट एब्जॉर्प्शन वाले जोन है ना, कि लार्ज इंटेस्टाइन में क्या एब्जॉर्ब होता है, स्मॉल में, एक बार रीड कर लेना. कैलोरीफिक फ्यूल वैल्यू कर लेना, और पीईएम में से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है, क्योंकि पिछले 2 साल से नहीं आया. क्योंकि पैटर्न ये चलता है, जैसे किसी एग्जामिनर पेपर बनाया, पहले 2 देखे, अच्छा इस पेज से बना दिए, फिर अगली बार दूसरे से बन के, फिर अगले तीसरे, तो ये थोड़ी थोड़ी प्रोबेबिलिटीज़ हैं. बाकी एंडोक्राइन का कोई हिसाब किताब नहीं बच्चों, हर चैप्टर में कोरिलेट होता है, तो वो कहाँ पूछेंगे पता नहीं. और एंडोक्राइन फिर भी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, वो हो जाता है, उसमें ऐसा इशू नहीं आएगा. हाँ एक टर्म शायद मैं नोट्स में नहीं बता पाया था या लास्ट डिस्कशन में बताया हो, ग्लूकागॉन के लिए एक रोल और लिख लेना, वो ग्लूकोनियोजेनेसिस करता है, ठीक है ना, क्योंकि एनसीईआरटी में एक लाइन है, कॉर्टिसोल तो करता है, ग्लूकागॉन भी करता है. क्लियर है. तो रिलैक्स होके पेपर एक बार फिर से देख लेना. जो मिस्टेक किए हैं बच्चों, ये मिस्टेक करनी नहीं थी, और मेरे हिसाब से कोई आप में से ऐसा नहीं है जिसको वो बात नहीं पता थी, जिसने वो गलत किया है. रिलैक्स होके देना, नेक्स्ट वाला पेपर गलत नहीं होगा. ठीक, अपने पे भरोसा रखना, भला होगा, बाकी साथ को देख लेंगे. ठीक, गुड लक.